माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में बच्चों आपका स्वागत है। मैं प्रियंका जाखड़, प्रवक्ता भौतिक विज्ञान, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज विजयनगर गाजियाबाद से। बच्चों आज कक्षा 11 विषय भौतिक विज्ञान के अध्याय 4 एक समतल में गति के भाग 1 में कुछ बिंदुओं का अध्ययन करेंगे जो इस प्रकार है। भौतिक राशियाँ, अदिश एवं सदिश राशियाँ, सदिशों के प्रकार, सदिश राशियों का संकेतन एवं निरूपण, सदिशों का वर्गीकरण, स्थिति सदिश तथा विस्थापन सदिश, सदिशों का जोड़ना। बच्चों, अपने अध्याय को शुरू करने से पहले हम यह जान लेते हैं कि हमारा जो आज का अध्याय है वो भौतिकी की किस शाखा के अंतर्गत आता है। यांत्रिकी। यांत्रिकी भौतिकी की वह शाखा है जिसमें हम वस्तु की गति का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की 2 शाखाएं होती हैं, स्थितिकी और गतिकी। स्थितिकी में बाह्य बलों के अधीन साम्य अवस्था में वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। गतिकी में वस्तु की जो गति होती है, जिसके जो पैरामीटर्स होते हैं और उसके जो कारण होते हैं, उनका अध्ययन किया जाता है। गतिकी के 2 प्रकार होते हैं, शुद्ध गतिकी और गतिकी। शुद्ध गतिकी में बिना कारणों को जाने उसके पैरामीटर्स, उनके गुणों का अध्ययन करते हैं। गतिकी में पैरामीटर्स की तो बात करते ही हैं, उसके कारणों का भी अध्ययन किया जाता है। शुद्ध गतिकी में हम 3 तरह की गति का अध्ययन करते हैं, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। एक विमीय गति बच्चों आप अध्याय 3 में समझ चुके हैं, आपने उसको समझ लिया है। द्विविमीय गति, द्विविमीय गति जो आज का हमारा अध्याय है, एक समतल में गति, द्विविमीय गति के अंतर्गत आता है। बच्चों, गति को समझने के लिए हमें 2 चीजों की आवश्यकता होती है, निर्देश तंत्र और प्रेक्षक। प्रेक्षक का मतलब होता है जो देखने वाला, जो ऑब्जर्व कर रहा होता है, ऑब्जर्वर। निर्देश तंत्र समय से संबद्ध निर्देशांक निकाय को निर्देश तंत्र कहते हैं। निर्देश तंत्र 2 प्रकार के होते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जैसा कि आप नाम से समझ पा रहे हैं, जड़त्वीय मतलब ऐसा तत्व जो जड़ हो, जो विराम अवस्था में, ऐसे तंत्र जो विराम अवस्था में होते हैं या अगर वो गति कर रहे होते हैं तो उनका वेग समान होता है, ऐसे तंत्रों को जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन करते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे तंत्र होते हैं जिनका वेग निरंतर बदलता रहता है, जो त्वरित होते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र न्यूटन के नियम का पालन नहीं करते। निर्देश तंत्र में हमें 3 चीजों की आवश्यकता होती है, 3 अक्ष होते हैं। सबसे पहला निर्देश तंत्र जो सबसे अच्छा निर्देश तंत्र होता है वो समकोणीय निर्देशांक निकाय होता है। समकोणीय निर्देशांक निकाय में 3 अक्ष होते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। ये तीनों निकाय आपस में लंबवत होते हैं। ये तीनों आकर जहां मिलते हैं, जिस बिंदु पर आकर मिलते हैं, उस बिंदु को मूल बिंदु या संदर्भ बिंदु भी कहते हैं। पी, एक्स, वाई, जेड ये निर्देशांक होते हैं जो वस्तु की मूल बिंदु से स्थिति को बताते हैं, दर्शाते हैं। टाइम के साथ, समय के साथ वस्तु की जो स्थिति बदल रही होती है मूल बिंदु के सापेक्ष, उसके बारे में हमें जानकारी देते हैं। बच्चों, भौतिक राशियाँ, भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनको नापा जा सकता है। जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल हम बता सकते हैं, द्रव्यमान है, वेग है, इनको नापा जा सकता है। तो ये कैसी राशियां हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां को अगर प्रकार होते हैं तो वो 4 प्रकार होते हैं, इनको 4 भागों में बांटा जाता है। अनुपातिक राशियां, अदिश राशियां, सदिश राशियां और प्रदिश राशियां। अनुपातिक राशियां बच्चों वो होती हैं जिनमें केवल हमें एक नंबर मिलता है, ना मात्रक होता है, ना दिशा होती है। ऐसे राशियों को अनुपातिक राशियां कहते हैं। जैसे अगर कहीं 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3 लिखा है, 1/2 लिखा है, तो ये कैसी राशियां हैं? अनुपातिक राशियां। दूसरा होता है अदिश। अदिश को आप देखेंगे तो अ प्लस दिश में अगर ब्रेक करते हैं, अ प्लस दिश का मतलब होता है कि दिशा नहीं, जिसमें दिशा नहीं होती उनको अदिश राशियां बोलते हैं। मतलब मात्रक तो होता है, परिमाण तो होता है, परिमाण होने के साथ दिशा नहीं होती, तो ऐसे मात्रकों को, ऐसी राशियों को क्या बोला जाता है? अदिश राशियां। अदिश राशियों को जो जोड़ा जाता है तो एक साधारण बीज गणितीय
जो हमारा अलजेब्रा होता है उसके द्वारा हम जोड़ते हैं। अदिश राशियों का अगर एग्जाम्पल देखें, उदाहरण देखें, तो हम उदाहरण में बात कर सकते हैं चाल, द्रव्यमान, समय, ये सारी अदिश राशियां हैं। सदिश राशियां वे राशियां होती हैं जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ये दोनों तो होंगे, परिमाण भी होगा, दिशा भी होगी। जो मेन और इम्पॉर्टेंट थर्ड रूल आता है कि ये सदिश के नियम का पालन करती हैं। अगर दो सदिश को जोड़ा जाएगा तो वो सदिश के नियम के द्वारा जोड़े जाते हैं। सदिश राशियों को अगर हमें दो वेक्टर है हमारे पास, ए वेक्टर और बी वेक्टर है, दो सदिश हमारे पास दिए, तो उनका अगर हमें परिमाण निकालना है तो इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम उसका परिमाण निकाल सकते हैं। जो थीटा है वो दो वेक्टर के बीच में, दो सदिश के बीच का कोण होता है। अगर इसका एग्जाम्पल हम देखें तो एग्जाम्पल क्या होता है, विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, रेखीय संवेग, बल, आघूर्ण, ये सारे इसके उदाहरण होते हैं। प्रदिश राशियां, कुछ राशियां ऐसी होती हैं ना तो वो सदिश होती हैं ना वो अदिश होती हैं। जैसे भौतिकी में कुछ ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है। अगर उनकी कोई दिशा निश्चित नहीं है इसका मतलब वो सदिश नहीं है, लेकिन उनका जो परिमाण होता है वो भिन्न भिन्न दिशा में भिन्न भिन्न होता है, तो इसका मतलब वो क्या है, अदिश भी नहीं है। ऐसी राशियों को जो ना सदिश होती हैं ना अदिश होती है उसको टेंसर या प्रदिश राशियां कहते हैं। इसका अगर उदाहरण देखें तो उदाहरण है जड़त्व, आघूर्ण, प्रतिबल आदि इसके उदाहरण हैं। बच्चों, कुछ भौतिक राशियां ऐसी भी होती हैं जिनमें परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है, लेकिन वो फिर भी दिशा होने के बावजूद भी वो कैसी होती हैं, अदिश राशियां होती हैं, क्योंकि वो सदिश के नियमों का पालन नहीं करती। जो उनको जोड़ा जाता है वो सदिश के नियम के द्वारा नहीं जोड़ा जाता, उनको सिंपल बीजगणितीय नियम के द्वारा जोड़ा जाता है। जैसे धारा में दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है, लेकिन वो कैसी राशि है, अदिश राशि। आगे बात करते हैं, अगर इसकी हम पूर्ण परिभाषा देना चाहें, सदिश के हम बता चुके हैं कि उसमें मात्रक होगा, दिशा होगी, या हम कह सकते हैं परिमाण होता है, दिशा होती है और सदिश के नियम का पालन करती है। बच्चों, सदिश को निरूपण कैसे करेंगे, कैसे निर्देशित करेंगे, कैसे पहचानेंगे, कैसे लिखेंगे? अगर जो इसको एक एरो से, एक रेखाखंड होता है, एक रेखाखंड में अगर हम कोई एरो लगा दें तो वो क्या होता है, वो रेखाखंड हमें क्या बताता है, सदिश राशि है। जैसे कोई रेखाखंड है, उस रेखाखंड के आगे हमने क्या लगा दिया, एक एरो लगा दिया, तीर का निशान लगा दिया, तो ये क्या दिखाएगा, ये एक वेक्टर या एक सदिश को दिखाता है। जो इसकी लेंथ होती है ये मैग्नीट्यूड बताती है, परिमाण को बताती है। ये इसकी टेल होती है, ये इसका हेड होता है। मतलब यहां से चल के वो ऐसे, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। अगर हम यहां देखें कोई वेक्टर है, वेक्टर कहां से अगर आप कॉपी पर ड्रॉ करेंगे तो कैसे करेंगे, ए पॉइंट से, ए बिंदु से बी बिंदु तक। तो ये क्या दिखा रहा है कि ये इतना इसका मैग्नीट्यूड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, बी की डायरेक्शन है, बी की तरफ। इसको पढ़ते कैसे हैं, ए बी वेक्टर। ए बी के ऊपर अगर हमने वेक्टर लगा दिया, एक एरो लगा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर के अगर ए बी के ऊपर वेक्टर एरो का निशान नहीं लगाते हैं तो इसका मतलब होता है मैग्नीट्यूड का, परिमाण। बच्चों, वेक्टर को बोल्ड लेटर से भी दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, या कभी कभी इटैलिक की फॉर्म में भी इसको लिखा जाता है। सदिश के दो प्रकार होते हैं। ध्रुवीय सदिश, ध्रुवीय सदिश मतलब वो होते हैं जो एक बिंदु की तरफ, एक निश्चित बिंदु की तरफ कार्य करते हैं। जैसे, या एक रेखीय, इसको रेखीय भी बोलते हैं, ये रेखीय सदिश होते हैं। आप यहाँ देख पा रहे होंगे जो कार्य हो रहा है वो एक निश्चित बिंदु की तरफ हो रहा है। इसका एग्जाम्पल अगर आप देखेंगे तो विस्थापन, संवेग, बल आदि। अक्षीय सदिश, अक्षीय सदिश मतलब वो सदिश जो एक अक्ष के तरफ कार्य करते हैं। जैसे दरवाजा होता है, दरवाजे का एक अक्ष होता है, तो वो दरवाजा उस अक्ष के चारों तरफ गति करता है, घूर्णन करता है। जैसे आप पढ़ेंगे तो क्या देखते हैं, वे सदिश जो घूर्णन अक्ष के अनुदेश कार्य करते हैं अक्षीय सदिश कहलाते हैं। इसके जो उदाहरण हैं, कोणीय वेग, कोणीय संवेग, बल, आघूर्ण आदि। बच्चों, हमने बताया था कि अगर हमें वेक्टर को या सदिश को जोड़ने के लिए जब हम फॉर्मूला लिख रहे थे तो उसमें एक एंगल आता है थीटा, तो वो थीटा के लिए कुछ तथ्य होते हैं, या वेक्टर को यूज़ करते हैं, सदिश को कुछ यूज़ करते हैं तो कुछ तथ्यों का यूज़ करते हैं। जैसे अगर दो सदिश हमें दिए गए हैं,
माना ए वेक्टर और बी वेक्टर, ए सदिश और बी सदिश। जो सदिश होते हैं उनको हम पैरेलली इधर से उधर मूव कराते हैं, विस्थापित करते हैं, तो उसके मान में चेंज नहीं होता, वो समान वेक्टर होते हैं। अगर हम ए वेक्टर को यहां से लेके ऐसे मूव करा दें, ऐसे ऐसे, तो क्या होगा, ए वेक्टर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ना तो उसकी डायरेक्शन बदली, ना उसका मैग्नीट्यूड चेंज हुआ। बच्चों, जब हम उसके एंगल की बात करते हैं, एंगल की बात में क्या होता है कि एंगल जब भी बनेगा, जब हम दो वेक्टर को हेड टू हेड या टेल टू टेल मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो उसके बीच में एंगल बनता है, कोण बनता है। वो कोण के लिए कंडीशन होती है। जब भी दो वेक्टर जुड़ेंगे तो दो तरह के कोण बनते हैं, एक बड़ा बनता है, एक छोटा बनता है। हम जब भी कोण को लेंगे तो वो छोटे वाले कोण को हम लेते हैं। जैसे दो वेक्टर हैं, यहां तो ये मिले ही नहीं है, ना हेड टू हेड मिला हुआ है, ना टेल टू टेल, तो क्या होगा, जब ये हेड नहीं मिले हैं, ना टेल से टेल मिली हुई है, तो क्या बोलेंगे कि इसके बीच में एंगल नहीं है, थीटा कितना है, 0। अगर हम बात करें इस वाले एंगल की, इस वाले वेक्टर बी वेक्टर ए दोनों की टेल टू टेल मिली है, जब टेल टू टेल मिली है तो इसके बीच में एंगल कितना आ रहा है, ये 60, और एक दूसरा बाहर एंगल बनेगा, वो देखकर ही पता चल रहा है कि ये वाला कोण बड़ा कोण है, ये वाला कोण छोटा है। तो हम कौन सा कोण को कंसीडर करेंगे, कौन से कोण को मानेंगे, दो वेक्टर के बीच में जो छोटा होता है उसके लिए कंडीशन आएगी, वो अभी बता देंगे कि जो छोटा होगा, बड़े से को छोड़ देंगे, छोटे वाले कोण को हम मान लेकर चलेंगे। अब आते हैं इस वाले में, वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर ए है, इसके बीच में जो कोण बन रहा है वो 90, और बाहर का जो कोण बनेगा वो बड़ा होगा, तो इसको हम छोड़ देंगे बड़े वाले कोण को। इन दोनों के बीच में कितने का कोण होगा, 90 डिग्री। अगर दो वेक्टर ऐसे लगे हैं, विपरीत एंटी पैरेलल है, या वो विपरीत दिशा में है उनकी डायरेक्शन, और एक पॉइंट पर मीट कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं, तो क्या होगा, इसके बीच में दो एंगल बनेंगे, लेकिन दोनों एंगल कैसे होंगे, समान, 180 180। तो आप कोई सा भी एंगल ले सकते हो क्योंकि दोनों कैसे हैं, बराबर। अगर आप इस कंडीशन को देखते हैं, वेक्टर ए वेक्टर बी, इसके अंदर ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा, ये वाला कोण हम नहीं लेंगे क्योंकि ये क्या है, छोटे वाले कोण को लेंगे, ये बड़ा कोण है, ये छोटा है। तो एक कंडीशन हमें समझ में आ गई कि जब भी कोण होगा तो वो क्या होगा, 0 या 0 से बड़ा, या 180 के बराबर, या 180 से छोटा। तो एक कंडीशन आ जाती है, दो सदिशों के बीच में जब भी कोण बनेगा, 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा, 0 बनेगा या 0 से बड़ा बनेगा, या 180 से छोटा बनेगा या 180 के बराबर बनेगा। बच्चों, सदिशों का वर्गीकरण। नंबर 1, समान वेक्टर। वे वेक्टर जिनके परिमाण और दिशाएं दोनों बराबर होती हैं, दोनों समान होती हैं, उनको समान वेक्टर कहते हैं, समान वेक्टर कहलाते हैं। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों वेक्टर कैसे हैं, इनकी मैग्नीट्यूड भी समान है और दिशा भी समान है। तो लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए बराबर वेक्टर बी। असमान सदिश, वे सदिश जिनके परिमाण समान होने पर दिशा अलग होती है या दिशा समान होने पर परिमाण अलग होते हैं, ऐसे वेक्टर को असमान सदिश कहते हैं। वेक्टर ए वेक्टर बी, दो वेक्टर हैं, दोनों के मैग्नीट्यूड परिमाण अलग अलग हैं, लेकिन दिशा कैसी है, समान। तो ये कैसे वेक्टर होंगे, कैसे पढ़ेंगे इनको, ये समान वेक्टर हैं, पढ़ेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे। वेक्टर ए इज नॉट इक्वल टू वेक्टर बी। यहां देखते हैं मैग्नीट्यूड तो समान है लेकिन दिशा कैसी है, अलग अलग हैं। विपरीत वेक्टर, ऐसे वेक्टर जिनके परिमाण तो बराबर होते हैं लेकिन दिशा विपरीत होती है। जैसे वेक्टर ए वेक्टर बी, दोनों के मैग्नीट्यूड, दोनों के परिमाण समान है लेकिन दिशा कैसी है, विपरीत है। लिखेंगे कैसे, वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस वेक्टर बी। ये जो माइनस का निशान आता है यह विपरीत, दिशा अपोजिट होने की वजह से, दिशा विपरीत होने की वजह से आता है। एकांक वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 1 होता है। यह वेक्टर मात्रकहीन होता है, विमाहीन होता है, इसमें केवल दिशा होती है। इसको कैप से प्रदर्शित करते हैं। ए के ऊपर कैप लगा दें या हेड कहते हैं, उससे प्रदर्शित किया जाता है। जैसे ये वेक्टर ए है, इसका अगर हमें यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, वेक्टर ए के ऊपर कैप इक्वल टू ए वेक्टर ओवर मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए। मॉडुलस क्या होता है,
जो ये मॉडुलस है, मॉडुलस में होता क्या है कि कोई वेक्टर, कोई फोर्स हमें दिया गया है, जैसे बल बराबर 10 न्यूटन पूर्व की दिशा में, ईस्ट की डायरेक्शन में, तो हम क्या लेंगे? जो मॉडुलस से मतलब होता है केवल वो संख्या से मतलब होता है, आंकिक मान से मतलब होता है, उससे उसको दिशा से, मात्रक से, अगर वहां माइनस भी निशान होता है तो उससे मतलब नहीं होता है। किसी भी वेक्टर को अगर उसके मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो यूनिट वेक्टर मिलता है। यूनिट वेक्टर की एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है, एक विशेषता होती है, अगर इसको किसी सदिश से मल्टीप्लाई कर दें तो अदिश से मल्टीप्लाई कर दें तो वो सदिश बन जाता है। मतलब क्योंकि अदिश कैसा होता है, उसमें परिमाण तो होता है, दिशा नहीं होती। दिशा से जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे किसी अदिश राशि में तो क्या होगा? परिमाण के साथ उसको क्या मिल जाती है? दिशा भी मिल जाती है। अगर किसी अदिश को के साथ यूनिट वेक्टर की मल्टीप्लाई की तो वो क्या हुआ? सदिश। ऐसे वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहते हैं, जो अदिश वेक्टर को भी सदिश बना दे। शून्य वेक्टर, ऐसा वेक्टर जिसका परिमाण 0 होता है, मतलब जो उसका इनिशियल पॉइंट होता है और जो उसका फाइनल टर्मिनल पॉइंट होता है, दोनों अगर कॉन्साइड कर जाएं, समपाती हो, तो वैसे ऐसे वेक्टर को क्या बोलते हैं? नल वेक्टर। ये दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी। कैसे लिखेंगे? वेक्टर ए बराबर माइनस वेक्टर बी, माइनस बी को इधर लाएंगे तो वो प्लस का हो जाएगा। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर 0। 0 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? जीरो वेक्टर या नल वेक्टर बोला जाता है। समतलीय वेक्टर, समतलीय वेक्टर वो वेक्टर होते हैं, समतलीय मतलब समान तल, ऐसे वेक्टर जो समान तल में खींचे जाते हैं। जैसे ही हमारे पास 3 वेक्टर हैं, ये टीवी की स्क्रीन में खींचे हुए हैं, अगर आप कॉपी पर बनाएंगे तो वो कॉपी का तल होता है, तो एक ही तल में खींचे गए वेक्टर को समतलीय वेक्टर कहते हैं। जैसे हमारे पास 3 वेक्टर ये दिए गए हैं। को इनिशियल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनका जो इनिशियल पॉइंट होता है, प्रारंभिक बिंदु होता है, वो एक जगह होता है, समान होता है सारे वेक्टर का, तो उसको क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर। समकोणिक एकांक सदिश, समकोणिक एकांक सदिश नाम से ही समझ सकते हैं। समकोणिक, समकोण होना चाहिए और कैसे होने चाहिए? एकांक होने चाहिए। यूनिट, ऐसे यूनिट वेक्टर जो समकोण पर होते हैं, मतलब अगर हमारे पास 3 वेक्टर हैं, एक्स, हमने 3 डायरेक्शन ली हुई है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, तो ये तीनों कैसे होंगे? इस तीनों के बीच में जो कोण होगा वो 90 डिग्री होता है। इसको अगर हमें दिशा दिखानी है कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन, तो हम इसको किससे दिखाते हैं? आई कैप, वाई को जे कैप और जेड की जगह दिखाते हैं तो के कैप। ये कैसे वेक्टर होते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर। यदि 2 या 2 से अधिक एकांक वेक्टर जो एक दूसरे से लंबवत होते हैं, एकांक वेक्टर हो, 2 या 2 से अधिक हो और वो कैसे हो? लंबवत हो, तो उन्हें समकोणिक एकांक सदिश कहते हैं। स्थिति सदिश, पोजीशन वेक्टर, वह वेक्टर जो किसी वस्तु की मूल बिंदु के सापेक्ष उसकी पोजीशन को, उसकी स्थिति को प्रदर्शित करता है। यह हमारे पास निर्देश तंत्र है, निर्देशांक, यहाँ पर एक्स वाई जेड हमारे पास निर्देशांक दिए हुए हैं। तो ये यह बताता है, ये वेक्टर, ये जो आर है, ये क्या है? पोजीशन वेक्टर। ये क्या बताता है कि ऑब्जेक्ट या कोई वस्तु टाइम के साथ, जैसे जैसे टाइम चेंज होगा, कि उसकी पोजीशन क्या है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में या जेड एक्सिस में, वो किस पोजीशन पर है, किस स्थिति पर है, वो किसके सापेक्ष? मूल बिंदु के सापेक्ष स्थिति को जो प्रदर्शित करता है उसको स्थिति सदिश कहते हैं। विस्थापन सदिश, विस्थापन सदिश अभी हमने स्थिति सदिश पढ़ा था। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल पॉइंट पहले एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाता है तो क्या होता है? यहां आप देखेंगे, सपोज करो पहले एक पॉइंट यहां था, ऑब्जेक्ट यहां था, यहां से वो, और एक पॉइंट यहां पर है। पहले जो वो गया, यहां से वो ए से बी की तरफ गया, तो कैसे गया? ए से बी, उसको टाइम लगा, ए से बी जाने में उसको टाइम लगेगा। हमने कहा डेल्टा टाइम में वो कितना चला, कितनी जो चला, जिस डायरेक्शन में चला, हमें 2 चीज मिलेंगी, डायरेक्शन भी मिलेगा और परिमाण भी मिलता है। जो हमारा विस्थापन सदिश होता है वो यह बताता है कि मूल बिंदु से कोई वस्तु कितना और किस दिशा में विस्थापित होती है। जैसे हम यहां देखते हैं, ये ए पॉइंट और यहां बी पॉइंट, इसका पोजीशन वेक्टर R1, इसका पोजीशन वेक्टर R2। अगर हम यहां इनका
गैप देखें कितना चला, एक्स एक्सिस में कितना डेल्टा एक्स, अगर हम वाई एक्सिस में देखें, वाई एक्सिस में देखेंगे तो ये आ जाता है डेल्टा वाई। ये जो चेंज आया वो क्या आया, डेल्टा वाई, टाइम के साथ जो चेंज आता है पोजीशन में। अगर हम इसको निकालना चाहेंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस को दिशा में दिखाने के लिए हम ऐसे यूज करते हैं। कैसे, एक्स एक्सिस को आई वेक्टर से दिखाते हैं, जे वेक्टर और के वेक्टर। अगर हमें दिशा की बात करनी है तो वेक्टर है, अगर हमें दिशा की बात करनी है तो इनके ऊपर कैप लग जाता है। ए बी, हमें क्या करना है, पोजीशन देखनी है, कैसे चल रहा है ऑब्जेक्ट, ए से बी की तरफ जा रहा है, तो ए बी क्या करेंगे, तो उसको अगर हमें पोजीशन चेंज आना, चेंज मतलब ओ से ए और ओ से बी दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा, b माइनस ए करते हैं। जो बाद में होता है उसको पहले लिखा जाता है और जो पहले लिखा जाता है उसको बाद में। ओ बी माइनस ओ ए, जो उसकी पोजीशन हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी, ओ बी माइनस ओ ए। ए बी को डेल्टा आर से शो किया है, वो वैल्यू यहां रख देंगे। ओ बी को R2 से, वेक्टर R2 से, और ओ ए को वेक्टर R1 से। वेक्टर R1 को हम क्या बताते हैं, वेक्टर R1। अगर हम इसके निर्देशांक निकालना चाहें, एक्स एक्सिस में हमने कहा ये 3 डायमेंशन है, ये 2 डायमेंशन में है। अगर 2 डायमेंशन में है तो क्या होगा, केवल 2 निर्देशांक होंगे। हमने कहा एक्स वाई प्लेन में है तो केवल एक्स और वाई होगा। अगर हमने कहा ये 3 डायमेंशन में है तो एक्स, वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट आते हैं। यहां पर x1 और y1 लिया गया है, इसका मतलब जो इसके निर्देशांक हैं वो क्या होंगे, x1 और y1। यहां देखिए, यहां x1 और इसकी वजह से क्या आया, y1। तो R1 वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं कि x की डायरेक्शन में कितना चला, x1 i कैप दिशा दिखा रहा है, कितना चला x1, और y की दिशा में अगर देखेंगे तो y1 j कैप, वो ये दिशा को दिखाता है। R2 को भी आप ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को जो चेंज देखेंगे तो माइनस करेंगे तो इस फॉर्म में आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जो समान होते हैं वेक्टर को जब भी जोड़ा जाता है तो उनको समान, उनकी प्रकृति कैसी होनी चाहिए, समान, मात्रक कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ आई और आई दिशा समान है और ये कैसे है, एक्स एक्सिस की तरफ है तो लाएंगे तो आई कैप कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 j कैप। नीचे आते तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा x, और इसको क्या लिख सकते हैं, डेल्टा y। तो ये क्या है, इस प्रकार सदिश डेल्टा r के x और y के दिशाओं में क्या है, ये कंपोनेंट्स हैं। इसको अगर हम इसे, अभी तो हमें ये वेक्टर फॉर्म में मिला है, हम क्या चाहते हैं, इसका परिमाण निकालना चाहते हैं कि कितना विस्थापित हुआ, कितना विस्थापित हुआ और किस दिशा में विस्थापित हुआ, दोनों चीज हमें पता चलती हैं। कितना विस्थापित हुआ तो हम मैग्नीट्यूड निकाल देंगे, कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर का अंडर रूट, वैल्यू रखेंगे तो हमारे उससे उसका मैग्नीट्यूड निकल जाता है। अगर हम डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो डायरेक्शन के हम एंगल के थ्रू, जो कि हम त्रिभुज विधि में और समांतर जो चतुर्भुज का विधि होती है जोड़ने वाली, उसमें हम समझेंगे। सदिशों को जोड़ने के लिए कुछ नियम हैं कि इनकी जो प्रकृति होती है वो समान होती है, मात्रक भी समान होता है, तभी ये दो वेक्टर जोड़े जाते हैं। और ये एक तल में होने चाहिए, मतलब तल भी कैसा होता है, समान होता है। ये क्रम विनिमय नियम का कम्यूटेटिव होते हैं, क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। मतलब कम्यूटेटिव का मतलब होता है ए प्लस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी बराबर वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए। मतलब 2 को 3 में जोड़ो या 3 को 2 में जोड़ो तो कितना आता है, 5 आता है। तो ये क्रम विनिमय नियम का पालन करते हैं। सदिशों सहचर्य नियम का पालन करता है, मतलब वेक्टर ए प्लस ब्रैकेट में वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ब्रैकेट क्लोज प्लस वेक्टर सी। मतलब पहले इन दोनों को जोड़ा और इसके जोड़ को इसमें जोड़ें, जो टोटल परिमाण आएगा वो कैसे होता है, किसके बराबर होता है। अगर हम ए बी को पहले जोड़ दें और उसके साथ किसको जोड़ दें, सी को, तो परिमाण कैसा आता है, दोनों इक्वल आते हैं। तो ये कौन से नियम का पालन करते हैं, सहचर्य नियम का पालन होता है। बच्चों, सदिशों को जोड़ने के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है, त्रिभुज विधि, बहुभुज विधि, समांतर चतुर्भुज विधि। त्रिभुज विधि का प्रयोग 2 सदिशों को जोड़ने के लिए किया जाता है। अगर हमारे पास 2 सदिश हैं तो क्या होगा, किसी कण पर 2 सदिशों को, किसी भी क्षण 2 सदिशों के परिमाण और दिशा को किसी त्रिभुज के 2 क्रमागत भुजाओं,
जैसे ही दो क्रमागत भुजाओं का जो योग होगा वो त्रिभुज की तीसरी भुजा के परिमाण के बराबर होगा, बट इसकी दिशा जो होगी वो विपरीत होती है। जैसे हम यहाँ देखते हैं, सबसे पहले दिए गए वेक्टर को, हमारे पास दो वेक्टर दिए गए हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी। दिए गए वेक्टर ए को खींचते हैं, जो उसकी दिशा है उसी परिमाण के साथ और उसी दिशा के साथ वेक्टर ए को खींचते हैं। वेक्टर ए के शीर्ष से दिए गए वेक्टर दी गई दिशा में वेक्टर बी को खींचते हैं। तीसरी भुजा के लिए वेक्टर ए के टेल से वेक्टर बी के शीर्ष तक एक सदिश खींचते हैं, जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, वेक्टर आर से। ये वेक्टर आर रिजल्टेंट वेक्टर होता है, इन दोनों वेक्टर का योग होता है, जिसको क्या कहते हैं, वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। बच्चों ये त्रिभुज हमें मिल गया। अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, ये जो रिजल्टेंट है इसका अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, क्योंकि इन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल क्या है, थीटा बना है। तो हम क्या करते हैं, इस जो वेक्टर है इस वेक्टर को आगे बढ़ाते हैं। कहां तक बढ़ाया, पी एन तक। क्यू से एक लंब डालते हैं, क्यू एन पॉइंट एन बिंदु पर डालते हैं। अब हमें ये क्या मिल जाता है, एक समकोण त्रिभुज मिल जाता है। समकोण त्रिभुज मिलने से हमें क्या होता है कि हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम के लिए हमें क्या चाहिए, कर्ण चाहिए होता है, लंब चाहिए होता है और आधार चाहिए होता है। कर्ण तो हमारे पास है वेक्टर आर, हमारे पास लंब नहीं है और आधार का ये पोर्शन हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस लंब की वैल्यू निकाल लेते हैं और इस जो आधार का जो बचा हुआ पोर्शन है उसको निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं, त्रिभुज क्यू पी एन में हम ये एंगल थीटा है तो हम कैसे निकालेंगे, ये लंब चाहिए तो कैसे निकालते हैं, कर्ण और लंब के बीच में रिलेशन से निकालते हैं। तो क्या मिलता है, बी साइन थीटा। अगर इसको हम निकालें तो हमें क्या मिलता है, इन दोनों के रिलेशन से बी कॉस थीटा। अब हमारे पास कर्ण भी है, लंब भी है और आधार भी है। इसको सीधे इस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। जब हम पुट करते हैं तो सॉल्यूशन करने के बाद, हल करने के बाद हमें मिलता है आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, इन दोनों वेक्टर के बीच में जो एंगल बना है वो होता है। अगर इसको आगे और हल करते हैं तो हमें क्या मिलता है, आर बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बच्चों ये तो हमारा था कि हमें मैग्नीट्यूड निकालना है। अगर हमें डायरेक्शन निकालनी है, डायरेक्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि यहां देखते हैं, सबसे पहले जो हमारा डायग्राम था वो डायग्राम हम यहां देख लेते हैं। इसमें जो देखा जाता है, बात करते हैं कि जो एंगल बनेगा किस किस के बीच में बनेगा, वेक्टर ए और वेक्टर आर जो परिमाण है, जो रिजल्टेंट है उसके बीच के एंगल को देखते हैं। क्या एंगल बना है, फाई। तो हम क्या निकालेंगे, ये पूरा त्रिभुज कंप्लीट कर लेते हैं, जो हमारी पीछे डायग्राम था उसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब हम क्या निकाल पाएंगे, इस ट्रायंगल से हम क्या निकाल पाएंगे, tan फाई। दिशा निकालने के लिए हम क्या निकालें, tan फाई बराबर होता है लंब बटे आधार। इसकी वैल्यू हम यहां पुट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, b साइन थीटा ओवर a प्लस बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूले से हमें इसकी दिशा का पता चल जाता है। जो दो वेक्टर का योग का परिमाण होता है उनके बीच का जो कोण होता है, जो योग हमें जो निर्भर करेगा, जो इन दोनों का योग होगा वो किस पर निर्भर करता है कि इन दोनों के बीच का कोण क्या है। बच्चों ये त्रिभुज विधि है, जो बहुभुज विधि और समांतर चतुर्भुज विधि को हम भाग 2 में देखेंगे। इससे रिलेटेड आपके लिए कुछ गृह कार्य दिया जा रहा है, इसको आप देखेंगे, जिसके बारे में हम नेक्स्ट भाग 2 में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।